अरविंद जी, अब गुड़िया की शादी के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। 25 की हो गई है, लोग भी बातें बनाने लगे हैं। हाँ, ये तो सही कह रही हो। कल शर्मा जी भी कह रहे थे उनकी बेटी तो तेज की थी, तभी अच्छे घर में ब्याह दिया। और हमारी गुड़िया तो बस पढ़ाई नौकरी में ही लगी है। अब कोई काम धाम भी नहीं जानती, ससुराल में कैसे निभेगा। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम जानती हो ना, उसका कहना है कि वो अभी 2 साल काम करना चाहती है। अरे छोड़िए जी, 2 साल कहती रहती है। 2 साल में 26 की हो जाएगी, फिर कौन ब्याह करेगा उससे। समाज में उम्र की भी मर्यादा होती है। मैं भी सोचता हूँ कहीं देर ना हो जाए, रिश्ते अच्छे समय पर ही मिलते हैं। तो फिर कल ही उससे बात करते हैं, साफ साफ कह देंगे अब बहाने बंद कर, नौकरी बाद में भी चल सकती है, पर शादी का रिश्ता निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन गुड़िया को मनाना आसान नहीं होगा, उसका मिजाज तो तुम जानती हो। अरे इसीलिए तो सोच रही हूँ कि शुरुआत मैं ही करूँ, एक माँ की बात वो मना नहीं कर पाएगी। ठीक है, पर गुस्से में बात मत करना, समझा कर बोलना। आप हमेशा यही कहते हैं, गुस्सा मत करो। मैं क्या हर वक्त गुस्से में रहती हूँ। अरे मैं तो बस कह रहा हूँ कि हमें धीरज से काम लेना होगा। देखिए जी, मुझे तो यही लगता है कि लड़की के हाथ से उम्र निकल गई ना तो पछताना पड़ेगा। कल मोहल्ले में सुनने को मिलेगा, संगीता जी आपकी बेटी अभी तक कुंवारी है। मुझे तो शर्म से जमीन में गड़ जाना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो। लोगों की बातों की इतनी परवाह क्यों करती हो? क्योंकि ये लोग ही तो कल को ताना मारेंगे और रिश्तेदार हर शादी ब्याह में वही सवाल करेंगे, गड़िया का क्या हुआ। अरे ठीक है भाई, कल सुबह उससे बैठकर बात कर लेंगे। सुबह क्यों, अभी बुला लेते हैं, देर किस बात की। देखो अभी उसका मूड खराब हुआ तो दिन भर कॉलेज का टेंशन भी होता है। अरे यही तो दिक्कत है ना, कॉलेज के नाम पर घर परिवार सब पीछे कर दिया उसने। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। ठीक है भाई, बुला लो तुम, मैं देखता हूँ क्या कहती है। गुड़िया, ओ गुड़िया इधर आना जरा, तुम्हारे पापा को कुछ बात करनी है। आओ बेटा बैठो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है माँ, आप लोग इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? देखो बेटा, हम लोग सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। शादी? पापा मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे भी शादी नहीं करनी। बेटा अब और कितनी देर करोगी, 25 की हो चुकी हो, मोहल्ले की लड़कियां थे इसमें ही ससुराल चली गई। माँ किसी और से तुलना तो मत कीजिए, मुझे भी पढ़ाई करनी है, अपने करियर पर ध्यान देना है। अरे नास पीटी, पढ़ाई लिखाई कौन सी उम्र तक करेगी? घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है कि नहीं? दादी मैं घर गृहस्थी से भाग नहीं रही हूँ, मुझे बस 2 साल का समय चाहिए, मैं वादा करती हूँ उसके बाद शादी कर लूंगी। गुड़िया देखो, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहती है, शादी भी कर लो। तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? पति और ससुराल वाले भी सपोर्ट करेंगे। भैया सब ऐसे सपोर्ट नहीं करते, और अगर कल को सपोर्ट ना मिला तो मेरा तो करियर अधूरा रह जाएगा, तब मेरी मेहनत का क्या होगा। लेकिन बेटा 2 साल में उम्र और बढ़ जाएगी, अच्छे रिश्ते अभी मिल रहे हैं, कल को न जाने क्या हो। माँ आप लोग मेरी उम्र को क्यों बोझ बना देती हो? शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, अगर जल्दबाजी में कर दी और बाद में दिक्कत आई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटा हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमें तुम्हारी चिंता है। पापा मुझे पता है आप लोग मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मेरा भला अभी मेरे करियर में है, मुझे बस 2 साल चाहिए। 2 साल कल को कहोगी 4 साल और दे दो। जिंदगी ऐसे टलती नहीं रहती गुड़िया। नहीं भैया मैं वादा करती हूँ, सिर्फ 2 साल, उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। अरे सुयश बेटा, मत मान उसकी बात। ये लड़कियां जितना मौका मिले उतना खींचती जाती है, कल को कहेगी मुझे शादी नहीं करनी। हाँ माँ जी, यही तो डर है। क्यों आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे? मैं भाग नहीं रही हूँ शादी से, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। लेकिन सब लोग यही सोच रहे हैं कि अब देर करना सही नहीं है बिटिया। गुड़िया देखो, सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। भाभी आप तो समझाइए, आप भी लड़की हैं, करियर छोड़कर शादी कर लो, ये इतना आसान नहीं है। जा रही हूँ मैं, और आगे से इस पर और कोई चर्चा नहीं चाहती। अरे श्वेता तू यहाँ, ये बच्चा तेरे साथ? हाँ यार, डिग्री लेने आई थी, सोचा बच्चा भी साथ ले चलूं। वैसे भी घर में देखने वाला कोई नहीं था ना। मतलब तूने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी? हाँ, शादी के बाद सब बदल गया, अब देख हाथ में बच्चा है और बैग में डिग्री। श्वेता सच कहूँ तो तुझे देखकर और डर लग रहा है, घर वाले मुझ पर भी शादी का दबाव डाल रहे हैं। अरे तो कर लेना शादी, तेरी उम्र भी तो निकल रही है, अब तक तो तेरा बच्चा भी हो जाना चाहिए था।
क्या बात कर रही है तू? बच्चा होना कोई मेडल जीतना है क्या? जिंदगी सिर्फ शादी और बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। अरे पागल, ऐसा नहीं है। पर औरत का असली ठिकाना तो घर ही होता है। करियर बना भी लिया तो क्या गारंटी है कि ससुराल वाले मानेंगे? गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन अगर मैं खुद पर भरोसा ना रखूं तो जिंदगी भर दूसरों के भरोसे जीना पड़ेगा। अरे पर गुड़िया, तू मान भी ले, कल को देर हो जाएगी तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। रिश्ते का क्या है, आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन करियर का मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तू ना बड़े बड़े ख्वाब देख रही है, लेकिन शादी के बाद तुझे भी यही लगेगा कि घर परिवार ही सब कुछ है। नहीं श्वेता, मुझे यही साबित करना है कि शादी और घर ही सब कुछ नहीं होते। औरत की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या मां बनने से नहीं होती। लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे? समाज तो हर हाल में कहेगा, चाहे जल्दी शादी करो या देर से। लोग चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना अपनी शर्तों पर जिया जाए। तेरे अंदर तो आग है गुड़िया, पर पता नहीं तेरे घर वाले मानेंगे या नहीं। यही तो परेशानी है। सबको लगता है शादी ही सबका हल है, कोई ये नहीं समझता कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। देख, तेरा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तू इतनी जिद पर अड़ी है तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा। हाँ श्वेता, और शायद यही लड़ाई मुझे अपने लिए जीतनी है। गुड़िया, जरा सब्जी काट ले और आटा भी गूंथ लेना। शादी के बाद ये सब काम बहुत काम आएंगे। माँ, फिर वही शादी? हर बात में शादी क्यों घुसेड़ देती हैं आप? अरे बेटा, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। लड़की को घर के काम आने चाहिए। ससुराल में कोई नोटिस नहीं करता कि तुझे डिग्री मिली है या नौकरी। सब यही देखते कि रोटी बना सकती है कि नहीं। तो क्या लड़की सिर्फ रोटी बेलने के लिए पैदा होती है? मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, उसका कोई मतलब नहीं। अरे पढ़ाई भी कर ले, पर घर के काम सीखना भी जरूरी है। तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा भला मेरी पढ़ाई में है माँ। आप बस शादी 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 करती रहती है। मुझे सुनकर ही अब चिढ़ होने लगी है। देख, ज्यादा ना जुबान मत चला। माँ हूँ तेरी, मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा तेरा भला। अगर सच में आप मेरा भला चाहती हैं तो बस मुझे 2 साल पढ़ने दीजिए, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। 2 साल बस यही राग आलापती रहना। मैंने जितनी जिंदगी देखी है उतनी तू सोच भी नहीं सकती। और मैंने जितने सपने देखे हैं उतने आप सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं करना ये सब, जा रही हूं मैं। गुड़िया गुस्से में अपना दुपट्टा उठाकर कमरे की तरफ चली गई। संगीता वहीं खड़ी रह जाती है। तभी लता आती है। माँ जी, तो मत बोलना लता, हमेशा गुड़िया की तरफदारी करती रहती है। ये सब समझाकर बिगाड़ रही है उसे। नहीं माँ जी, मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसे अभी मत बांधिए, उसका मन पढ़ाई में है। देख लता, तू उसे बढ़ावा मत दे। शादी विवाह का मामला है, मजाक नहीं। उम्र निकल जाएगी तो पछताना पड़ेगा। माँ जी, उम्र निकल जाएगी ये डर दिखा दिखाकर हम उसकी जिंदगी क्यों तय करें? आज के जमाने में 26-27 पर भी अच्छे रिश्ते मिलते हैं। रिश्ते ढूंढना इतना आसान समझती है? लोग पूछते हैं अब तक शादी क्यों नहीं हुई? औरत का मूल्य शादी से ही आंका जाता है। माँ जी, औरत का मूल्य उसके काम और सपनों से भी आंका जाना चाहिए। अगर कल को गुड़िया की शादी हो गई और उसका करियर बीच में छूट गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उस वक्त किसे दोष देंगी आप? अरे लेकिन समाज को बोलने दीजिए माँ जी। समाज कल को मेरी भी कोई कमी निकाल लेगा, लेकिन हमें अपनी बेटियों और बहनों का साथ देना चाहिए, ना कि उनका दम घोटना चाहिए। गुड़िया, दरवाजा खोलो। भाभी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बस 2 मिनट, सुन तो ले। भाभी, अगर आप भी मुझे शादी के लिए मनाने आई है ना तो प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे पगली, मैं तुझे मनाने नहीं आई हूँ, मैं तो तुझे समझाने आई हूँ कि तू हार मत मान लेना। सच भाभी, आप मुझे शादी के लिए नहीं समझा रही हैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तूने जितना कहा सब सही है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना, दोनों का हक है तुझे। लेकिन सबको लगता है मैं गलत हूँ। माँ, पापा, दादी, यहाँ तक कि भैया भी, सबको बस मेरी शादी की पड़ी है। यही तो, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुझे कहने कि तू अपनी बात पर अड़िग रह। अगर तू खुद ही हार मान जाएगी तो तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। भाभी, आप ही बताइए, क्या मैं सच में गलत हूँ? मैंने कौन सा बहुत बड़ा समय मांग लिया है, सिर्फ 2 साल। अरे तू बिल्कुल गलत नहीं है गुड़िया, तेरी मांग जायज है। 2 साल में करियर बना लेगी तो शादी के बाद भी तुझे आत्मविश्वास रहेगा। लेकिन अगर माँ पापा जबरदस्ती कर देंगे तो?
जबरदस्ती किसी का भला नहीं करती। अगर तू डट कर अपनी बात कहेगी तो धीरे धीरे सब मान जाएंगे। भाभी कभी कभी लगता है मैं अकेली पड़ गई हूँ। अरे नहीं पगली, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। औरत ही औरत का साथ ना दे तो कौन देगा? भाभी आप नहीं होती तो शायद मैं हार मान लेती। बस यही याद रख, तेरे सपनों की कीमत सिर्फ तू जानती है। दूसरों को समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन तू डगमगा मत। हाँ भाभी, मैं हार नहीं मानूंगी। 2 साल बाद शादी करूंगी, लेकिन अभी नहीं। यही तो हिम्मत चाहिए। चल अब आंसू पोंछ और खुद को मजबूत बना। घर वाले जितना दबाव डालेंगे उतनी ही शांति से अपनी बात दोहराना। आप मेरी सुपर वुमन हो भाभी। लेकिन सुपर वुमन भी तभी खुश होती है जब उसकी ननद हिम्मत ना हारे। संगीता, तू तो बड़ी ढीली निकली, अपनी बेटी की शादी वक्त पर भी नहीं करा पाई। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो दिन रात इसी चिंता में घुली रहती हूँ। चिंता का क्या फायदा जब नतीजा ही ना निकले। मोहल्ले की सब औरतें कानाफूसी करती है। देखो 25 साल की बेटी घर पर बैठी है, माँ को परवाह नहीं। माँ जी मैं ही तो सबसे ज्यादा परवाह कर रही हूँ। दिन रात अरविंद जी से कहती हूँ शादी की बात आगे बढ़ाए, लेकिन लड़की हाँ नहीं कर रही तो मैं क्या करूँ? अरे बेटी से पूछते कब है? हमारे जमाने में किसी ने हमारी राय ली थी क्या? माँ बाप जैसा कह दे वैसा मान लो। वही तो दिक्कत है माँ जी, अब जमाना बदल गया है। बेटियां अपनी राय रखती हैं, सपने देखती हैं। सपने? औरत का सपना यही होना चाहिए कि अच्छे घर में ब्याह हो जाए, नौकरी धंधा सब दिखावा है। दिखावा नहीं है माँ जी, गुड़िया पढ़ने में होशियार है, नौकरी भी अच्छी कर रही है। उसका सपना है करियर बनाने का। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि गुड़िया के भी सपने हैं जिन्हें वो सच करना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। करियर से रोटी बनेगी क्या? घर में इज्जत शादी से आती है, करियर से नहीं। और अगर बेटी दुखी हो गई तो? शादी करके वो परेशान हो गई तो उसका गुस्सा कौन झेलेगा? तू तो बेटी के पीछे पगलाई फिर रही है। हमारे जमाने में न पूछे गए न समझे गए, फिर भी हमने निभाया। लेकिन माँ जी क्या वो सही था? आप ही बताइए, अगर आपसे कभी पूछा गया होता तो शायद आपका जीवन अलग होता। अरे औरत का जीवन पति और ससुराल के नाम ही लिखा होता है, चाहे पूछो या ना पूछो। नहीं माँ जी, अब ऐसा नहीं है। अब लड़कियां भी अपनी पहचान चाहती हैं। पहचान की धुन में अगर बेटी बूढ़ी हो गई तो फिर लोग ताने देंगे, माँ ने बेटी को बिठाए रखा। ताने तो आज भी सुनने पड़ रहे हैं ना माँ जी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशी उससे ज्यादा प्यारी है। अरे समझती क्यों नहीं? अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कल को जब उम्र निकल जाएगी तो पछताएगी। रिश्ता अगर अभी आए या 2 साल बाद क्या फर्क पड़ता है? अगर रिश्ता अच्छा होगा तो इंतजार कर लेंगे। 2 साल? तू भी उसी के सुर में बोल रही है? यही सब समझा कर तूने उसे बिगाड़ा है। नहीं माँ जी, मैंने उसे बिगाड़ा नहीं, मैंने बस उसकी तकलीफ सुनी है। उसकी जिद में भी सच्चाई है। वारी माँ, बेटी के सामने इतनी कमजोर निकली। माँ का काम है बेटी को वश में रखना, ना कि इसके पीछे पीछे घूमना। माँ जी, माँ का काम बेटी को समझना भी तो होता है। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? चल, बहुत बड़ी विद्वान बन रही है। सच कहूँ तो तेरी नरमी ही कल को तेरे गले पड़ेगी। नरमी नहीं है माँ जी, भरोसा है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है कि वो सही रास्ता चुनेगी। भरोसे से पेट नहीं भरता। समाज में नाम तभी होगा जब बेटी की डोली उठेगी। और मेरी बेटी का नाम तभी होगा जब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। तेरी सोच मुझे कभी समझ नहीं आएगी। और आपकी सोच मुझे कभी मंजूर नहीं होगी माँ जी। गुड़िया अब और कितना सोचेगी? उम्र निकल जाएगी, फिर अच्छे रिश्ते कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल, बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी, हमें भी चैन मिले। क्यों सब लोग मेरी ही शादी को लेकर पड़े रहते हो? पढ़ाई भी कोई चीज होती है। मैंने कहा ना मुझे अभी नहीं करनी शादी। ये पढ़ाई लिखाई बहाना है।
असल में मन में शादी नहीं है, औरत की असली जगह ससुराल में होती है, और हम सब ये तेरे भले के लिए सोच रहे हैं। मेरा भला सोच रहे हैं या अपना चैन? आप सबको लगता है कि मुझे विदा करके जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा? ये कैसी जुबान है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो मैं क्या करूं? अपनी बात कहूं तो गलत, चुप रहूं तो मन ही मन घुटूं। बेटियां ऐसे अकड़ दिखाएगी तो समाज में हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? लोग पूछते हैं इतनी बड़ी लड़की घर पर क्यों बैठी है? बस दादी सा, यही तो दिक्कत है। सबको समाज की पड़ी है, किसी को गुड़िया की खुशी की परवाह नहीं है। आप सब गुड़िया पर इतना दबाव डाल रहे हैं। क्या आपने सोचा कल को अगर उसकी शादी नहीं चली तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे दादी सा? ये कैसी बात कर रही है बहू? मैं तो बाहर भी नहीं निकलती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जिम्मेदारी कैसे लूं? ये सब छोड़, शादी निभानी ही पड़ती है। नहीं दादी सा, शादी तभी निपटी है जब दोनों तैयार हों। जब लड़की खुद ही तैयार नहीं है तो क्यों जबरदस्ती? कल को अगर उसका घर टूट गया तो लोग फिर क्या कहेंगे? तब कौन सामने आकर कहेगा कि हमने दबाव बनाया था? लता तो समझ नहीं रही, हम माँ बाप है, हमें फिक्र है। माँ जी, फिक्र होना गलत बात नहीं है, लेकिन फिक्र का मतलब मजबूरी थोड़ी ना होता है। गुड़िया ने बस 2 साल मांगे है, बस 2 साल। क्या ये इतना बड़ा है? लेकिन लड़की जितनी बड़ी होती जाएगी रिश्ते भी उतने मुश्किल हो जाएंगे। बाबूजी, रिश्ते मुश्किल तब होते हैं जब हम लड़की को बोझ समझते हैं। अगर हम बेटी की पढ़ाई को, उसकी काबिलियत को आगे रखेंगे तो अच्छे रिश्ते खुद चलकर आएंगे। बिल्कुल भाभी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त मिले। गुड़िया, तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। अरे बहू, लोग ताने देंगे। लोग तो दादी सा हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। आज कहेंगे शादी नहीं हुई, कल कहेंगे देर से हुई, परसों कहेंगे शादी क्यों टूटी। लेकिन अगर गुड़िया की जिंदगी बर्बाद हो गई ना तो ताने सुनकर भी हम चैन से जी नहीं पाएंगे। वैसे शायद लता सही कह रही है। देखा जाए तो बात तो सही है, हमें बेटे की खुशी को पहले रखना चाहिए। ठीक है, अगर सबको यही ठीक लगता है तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। धन्यवाद दादी सा, धन्यवाद मम्मी पापा। तो तय हुआ, गुड़िया पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, फिर सब मिलकर उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। ये भी ठीक ही है। ये कहानी शुरू होती है दीपा के घर से, जहां दीपा और उसके भाई शुभम को एक ही तरह पाला, पोसा और बड़ा किया गया था। जिन चीजों की इजाजत दीपा को नहीं थी, शुभम को भी उन चीजों की इजाजत नहीं थी। हर रोज की तरह सुबह सुबह उठकर दीपा अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक तू है जो उठते ही पढ़ाई में लग जाती है, फिर नाइट शिफ्ट करती है, और एक तेरा भाई एक नंबर का आवारा। पापा, वो छोटा भी तो है ना, धीरे धीरे समझ जाएगा। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अरे मैं भी क्या तुझे डिस्टर्ब करने लगा? तू पढ़ बेटा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आता हूँ। विनोद अपनी चाय के साथ अपनी बेटी के लिए भी चाय बनाता है और इस तरह दीपा की लाइफ चल रही थी। वो पढ़ाई, ऑफिस और जहाँ तक हो घर का काम भी कर रही थी। पर कहते हैं ना, जवान बेटी जितनी अपने माँ बाप को नहीं चुभती उतनी अड़ोसी पड़ोसियों को चुभने लगती है। एक रात पूरा परिवार एक पार्टी में गया था, जहाँ दीपा को देखते ही उसके रिश्तेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सीमा, ये अपनी दीपा है ना? बता कितनी बड़ी हो गई। शुभम के 3रे बर्थडे पर आई थी, तब आखिरी बार देखा था मैंने इसे। बहुत छोटी थी तब तो, अब तो मेरे कद की हो गई है। जी आंटी जी, पर उस बात को आज 20 साल हो गए। बताओ, 20 साल हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। अरे पता चले भी तो कैसे? घर गृहस्थी से फुर्सत मिले तब मैं तुम लोगों से मिलने आ पाऊँ। हाँ पापी, घर गृहस्थी चीज ही ऐसी है, सुबह से रात तक भाग दौड़। पर ये भाग दौड़ना ज़रूरी भी है। कब तक कि कोई माँ बाप या कोई भाई अपनी बहन बेटियों को अपने घर पर रखते हैं। इसीलिए वक्त रहते अपने अपने घर का हो जाना बहुत ज़रूरी है। जब 20 साल पहले मैं तेरे यहाँ आई थी तब बेटा तू 6 साल की थी, यानी उस हिसाब से अब तो 26 की हो गई। बाप रे बाप, इससे देर करेगी तो क्या दुल्हन बनेगी? दुल्हन तो कच्ची ही अच्छी लगती है। सुशीला की बात सुनकर दीपा बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। पर एक पार्टी जहां पर रिश्तेदार, पड़ोसी, मेहमान सब हो, वहां बचती भी दीपा तो कैसे बचती। फोन लेने के बहाने दीपा आगे बढ़कर चाउमीन के स्टॉल पर पहुंचती है। अरे यार, तू भी इनवाइटेड थी? सही है बॉस। और कैसे सब कुछ? तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी ना, क्लियर हुई क्या? अरे नहीं हुई होगी, वरना अभी तक तो पोस्ट कर दिया होता। क्या यार, कितने सालों से इन चीज़ों में पड़ी है तू। छोड़ ये सब,
और शादी वादी कर। मुझे देख, 23 की उम्र में शादी कर ली और 24 को बच्चा। आराम से 26 होते होते मेरा बच्चा पलकर बड़ा भी हो गया। अब मैं जैसे चाहूँ जीवन जी सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जितनी एज हो जाती है ना उतनी ही शादी में प्रॉब्लम आती है, और बच्चे का तो पूछ मत। पता नहीं क्यों आ गई मैं शादी में, जिससे देखो मेरे पीछे ही पड़ा है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। विनोद जब भी अपने घर से बाहर निकलता उसे कोई ना कोई टोक कर दीपा की शादी करने को कहता। एक रोज जब विनोद दुकान के लिए निकल रहा था। और भाई साहब कैसे हैं आप? अच्छा हो बहन जी, आप बताइए। मैं अभी आपके घर ही आ रही थी, वो मेरे बेटे को बेटा हुआ है ना, उसी के फंक्शन के लिए कार्ड देने। वैसे दीपा भी तो मेरे बेटे के साथ ही हुई थी ना? नहीं बहन जी, वो तो 2-3 साल छोटी है। क्या भाई साहब, बुढ़ापा दिखने लगा है आपकी याददाश्त में। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे करण का बर्थडे 9 दिसंबर को पड़ता है और उसी के 10 दिन के आसपास भाभी जी की डिलीवरी हुई थी। हम दोनों बड़ा सा पेट लेकर शॉपिंग पर जाते थे। कैसे भूल सकती हूँ मैं? बताइए, यहाँ मेरे बेटे को बच्चा भी हो गया और वहाँ दीपा अब तक पढ़ाई कर रही है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना भाई साहब। मेरी बहू भी तो पढ़ती है, पढ़ाई तो पूरा जीवन चलेगी, तो क्या वो शादी नहीं करेगी कभी? लोग बातें बनाने लगे हैं भाई साहब। सबको लगता है कि आप अपनी बेटी के पैसों को खाना चाहते हैं। क्यों सुननी सबकी बातें? कोई अच्छा घर देख कर विदा कर दीजिए लड़की को। इस तरह रोज ताना सुन सुनकर विनोद और सीमा भी अब दीपा की शादी करवाने की सोच लेते हैं। नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। कोई भी लड़का, वो भी अरेंज मैरिज में, मुझे पढ़ने की फ्रीडम क्यों देगा? खास करके तब जब वो बिजनेस में हो। वो तो दुकान से आएगा और चाहेगा कि उसके लिए उसकी बीवी खाना बना कर रखे। लव मैरिज में फिर भी लड़का कॉपरेट कर लेता है, पर अरेंज मैरिज में नहीं, ऊपर से जॉइंट फैमिली। तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया में अरेंज मैरिज चलने ही नहीं चाहिए, पर चल रहे हैं ना। वहाँ तेरा दोस्त देख प्रेम कैसे लड़की के चक्कर में पड़ गया था, क्या हुआ? छोड़कर चली गई ना। फिर उसने अरेंज मैरिज की, अब देख बच्चा भी हो गया और अब सब खुश है। अरे पर मुझे बच्चा नहीं करना, मुझे नहीं करनी शादी। मैं तो पढ़ना नहीं चाहता मम्मी, पर जो पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ने दो। लोगों का क्या है, वो तो बोलेंगी। तुम खुद सोचो, अगर मुझसे कोई लड़की शादी करके आएगी तो तुम क्या उसे जॉब करने दोगे? 24 घंटे पढ़ने दोगे? अरे नहीं ना। जब तुम अपनी बहू को ये फ्रीडम देने को तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी बेटी को फ्रीडम क्यों देगा? तेरे पापा ने एक अच्छा घर देखा है बेटा, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बहू पढ़े या नौकरी करे, वो दोनों में राजी है। पंडित जी को दिखाए दोनों की कुंडली तो उन्होंने कहा ये रिश्ता चल जाएगा। अरे वो लोग कल आ रहे हैं दीपा को देखने। और ठीक अपने वक्त पर लड़के वाले दीपा को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। देखिए भाई साहब, हम अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के भी हाथ में नहीं सौंपना चाहते। मैं अपने बेटी के सपने को रसोई की आग में नहीं फूंकना चाहता। वो तो दीपा की उम्र हो रही है। बेटियों को तो राजा महाराजा भी अपने घर ना रख सके तो हम कौन हैं? बेटियों को तो विदा करना ही पड़ता है, वरना हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि दीपा को ना इतना काम आता भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए बहन जी, हमारे घर पर ऐसे भी कोई ज़्यादा काम है नहीं, गिनकर 5 लोग हैं हम बस। वही ना, और काम बस चाय पानी का, उसमें वक्त ही कितना जाता है। हमारी तरह कोई भी आपकी बेटी को पलकों पर नहीं रखेगा, याद रखिएगा। विनोद को प्रेम का परिवार छोटा और अच्छा लगता है और वो शादी के लिए हामी भर देता है और विदा होकर दीपा अपने ससुराल चली जाती है। दीपा को सुबह सुबह उठकर पढ़ने की आदत थी। रोज की तरह 3 बजे उठकर दीपा हॉल में बैठकर पढ़ने लगती है। तभी बाथरूम जाने के लिए राकेश उठता है। अरे वाह, अच्छा हुआ तो उठ गई है बहू। 10 बजे से परेशान हूँ पर पेट साफ ही नहीं हो रहा। जा 1 कप चाय तो बना दे बेटा। अपने ससुर को चाय देकर दीपा फिर से पढ़ने बैठती है कि थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि उसकी सास उठकर दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही है। अरे बहू उठ गई है तू? चल ज़रा चाय पानी देख लेना बहू, मुझे ना शुगर की दवाई लेनी होती है। जी मम्मी जी। दीपा अपनी सास के लिए ड्राई फ्रूट्स और दूध निकाल कर लाती है और अपने ससुर को फिर से चाय देती है और वापस से पढ़ने के लिए जा रही थी कि संतोषी उसे कहती है, तो नाश्ते में क्या बना रही है बहू तू? अब बताइए मम्मी जी, वही बना देती हूँ। एक काम कर, उपमा बना ले, उपमा हल्का भी रहेगा। नहीं फिर तेरी ननद क्या खाएगी। अच्छा छोड़, फिलहाल तो उपमा बना। दीपा फिर से किचन में जाती है। एक बार में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, 2-2 मिनट में काम बता रहे हैं। चाय पानी बोलकर नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है मुझे। दीपा उपमा बनाकर अपने सास ससुर को पेट भर के खिला देती है कि कुछ देर बाद प्रेम और नैना अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। चाय पिला दो दीपा। मेरे लिए कॉफ़ी भाभी।
दीपा किचन में जाती है और पहले से बनाए हुए चाय को ही गर्म करके प्रेम के लिए ले आती है, जिस पर संतोषी कहती है, इतनी जल्दी चाय बन गई? तू तो बस गई और वापस आ गई। कहीं तू सुबह वाली चाय गर्म करके तो नहीं ले आई ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो वही चाय ले आई। अरे नहीं नहीं बहू, ये गलती मत करना। चाय को अगर दोबारा गर्म किया जाता है तो वो जहर बन जाती है। इतनी तो तूने पढ़ाई की होगी। तो चाय वेस्ट करवा देंगी क्या आप? भाभी है ना, वो पी लेंगी ये चाय। जा फिर से बना कर ला चाय बहू, और इस चाय को तू पी लेना। क्या भाभी, बस चाय की तो बात थी, उसमें भी आपने कन्नी काट ली। शादी के पहले ही पापा मम्मी ने कहा था ना कि चाय पानी आपको संभालना पड़ेगा, पर आप तो वो भी नहीं कर पा रही। कम से कम पहले 6-7 महीने तो हमारी सुन लीजिए, फिर तो नौकरी लेकर आप हमारे भैया के साथ उठ जाएंगी, फिर तो हमें ही सब कुछ देखना होगा। तब तक तो कोऑपरेट कर लीजिए। दीपा फिर से किचन में जाती है और कॉफ़ी और चाय बनाकर लाती है। मेरे लिए अपना पिज्ज़ा देख लो भाभी, और भैया भी खा लेंगे। क्यों भैया? पिज्ज़ा? पर उसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। अरे वक्त लगेगा इस चीज का बहाना देकर तू मेरी बहन को भूखा रखेगी क्या? ये क्या बात हुई दीपा? और दीपा को अपनी ननद के लिए फिर से नाश्ता बनाने जाना पड़ता है। किचन में जाकर दीपा सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, नहीं करनी थी शादी मुझे मम्मी। कितनी बार मैंने मना किया, कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, पर आप नहीं मानी। और आपने मेरी शादी करवा दी ये कहकर कि अच्छा घर है, शादी के बाद तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ कोई मुझे पढ़ने से मना नहीं कर रहा, पर वक्त भी नहीं दे रहा। ये 10 बार अलग अलग काम करवाने को चाय पानी संभालना कहते हैं। बोलो मम्मी क्या करूँ मैं? अरे बेटा, नया घर है, कुछ देर तो लगेगी ना। चीज़ों को समझ, लोगों को परख, फिर खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। बेचारी दीपा, अब उसकी माँ ही उसकी सुनने को तैयार नहीं थी तो वो करती भी क्या। दीपा अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर अब वो चाय पानी का टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दीपा को खुद के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं मिलता। दोपहर के 12 बजे घर में सभी के नाश्ते पानी का काम करके दीपा पूजा करने बैठती है कि अरे यार जाओ, किचन में चाय ही नहीं बनी होती है। दीपा चाय बनाओ यार। सुबह 4 बजे की उठी मैं, 12 बजे पूजा करने आई हूँ। नाश्ता तक नहीं किया मैंने, पर फिर भी इन लोगों का चाय पानी का टेंशन ही नहीं खत्म होता। पता नहीं बीवी लाए या नौकरानी। सुबह से भूखी दीपा बहुत सारा चाय बनाकर थर्मस में भरकर रख देती है। जिसे जितनी बार चाय पीनी है पी लीजिएगा। कम से कम 20 कप जितना चाय तो बनाकर थर्मस में रख दिया है मैंने। अब तो पूजा कर लो। दीपा काम करती है और अपनी माँ को फ़ोन करके रोती भी है। इन सब से बचने का दीपा को अब एक रास्ता दिखता है, अपनी बुआ सास। दीपा अपनी बुआ सास को अपने ससुराल में न्योता देती है और अगली सुबह पहली गाड़ी से उषा वहाँ पहुँच जाती है। तुमने बुलाया और हम चले आए। अरे नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? बैठिए बैठिए। अरे बैठिए, क्या होता है बहू, जरा चाय पानी का इंतज़ाम कर दे, थकी हारी आई हूँ मैं। दीपा फौरन रसोई में जाती है और अपनी बुआ सास के लिए पकौड़ियों के साथ चाय लेकर आती है, जिसे 2 मिनट के अंदर अंदर खाकर उषा ख़त्म कर देती है। ये तो मुंह को भी ना लगे ऐसा नाश्ता लेकर आई थी तू बहू। नाश्ते का वक्त है, नाश्ता तो ठोस होना चाहिए, ज़रा इंतज़ाम कर। हाँ, और हाँ दोपहर को मेरे लिए राजमा और चावल बना देता, साथ में कड़ी भी चलेगी और पापड़ अचार तो होने चाहिए। यहाँ दीपा ने अपनी बुआ सास को मॉडर्न ख्यालातों की समझकर अपने घर बुलाया था ताकि वो उसकी मदद करे, पर यहाँ उसकी बुआ सास तो उससे और ज़्यादा काम करवा रही थी। बहू ज़रा पानी पकड़ा तो। आ ही रही हो भाभी, तो मेरे लिए कॉफ़ी लेती आइएगा। मेरे लिए चाय ले आना बहू। दोपहर के 2 बजे इन लोगों को चाय कॉफ़ी चाहिए। मशीन बना कर रख दिया है मुझे। जिस दिन से शादी हुई है 1 घंटा लगातार पढ़ाई नहीं कर पाई मैं, और इस बुआ जी का तो अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। अब बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। और जैसे ही सभी के लिए चाय कॉफ़ी लेकर दीपा हॉल में पहुंचती है, उषा कहती है, भाभी आप लोग शाम में कुछ नाश्ते का प्लान नहीं करते क्या? मेरे घर में तो हर शाम कभी पकोड़े, कभी झाल मुड़ी, कभी पानी पूरी बनती रहती है। बिना खाए मेरे पति का गुजारा नहीं होता। अरे खाना ही चाहिए दीदी, इंसान कमाता ही क्यों है, और वैसे भी नाश्ता बनाने में वक्त ही कितना लगता है। बहू तो है ही, बना देगी। तो मेरे लिए पिज्ज़ा। मैं क्यों बनाऊंगी? मैं इसलिए आई थी कि यहाँ इस घर में 24 घंटे दीपा ये कर दो, दीपा वो कर दो, दीपा पानी का ग्लास पकड़ा दो, दीपा कॉफ़ी दे दो। कोई उठकर एक पानी का ग्लास भी नहीं लेना चाहता। ये क्या बात हुई भला? मुझसे नहीं बनेगा नाश्ता, जिसे बनाना है बना ले। ये कहकर दीपा कमरे में चली जाती है। बाप रे बाप, कैसे हम लोगों का मुंह तोड़ कर गई है ये लड़की। देख रही है दीदी, रात को आने दीजिए प्रेम को। इससे ठीक नहीं किया तो मेरा नाम भी संतोषी नहीं।
संतोषी प्रेम को कॉल करके दीपा की हरकत के बारे में बताती है और वो जानबूझकर दीपा को कॉल करके अलग अलग खाना बनाने को कहता है। इतना कुछ प्रेम? हाँ तो 2 सब्जी, नान, बिरयानी और रायता। वक्त ही कितना लगता है इन चीज़ों को बनाने में। 2 घंटे में मैं आ जाऊंगा, तब तक सब तैयार रखना। दीपा जैसे तैसे अपना गुस्सा शांत करती, कोई ना कोई उसे एक काम और दे देता और इस तरह रात हो जाती है। एक एक करके सभी नान पे नान खाते जाते हैं। सबका हो गया तो मैं जाकर गैस ऑफ कर दूं। किसी को और नान चाहिए तो अभी कह दे, फिर मैं खाने के लिए बैठ रही हूँ। हो गया, सबका हो गया, खा ले तू, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही दीपा खाने बैठती है, उषा फिर से उसे मांग लेती है। हाथ है ना आपके पास, उठिए और खुद ले लीजिए। पता नहीं कैसे इस काम के झंझट से मुक्त होंगी मैं। इसी तरह मना करके। मैं तो जानबूझकर तुमसे काम करवा रही थी बहू, ताकि तू इरिटेट हो जाए और आखिर में मना करना सीख जाए। और देख तू सीख गई। जिस दिन से तू इस घर में आई है, तू हर काम को हाँ करती गई। यही तो तेरी गलती थी। तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या, सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। तो कभी मुझसे मदद मांग रही थी तो कभी अपने परिवार वालों से। अरे कोई तेरी मदद क्यों करेगा? इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। खुद की मदद खुद करनी पड़ती है बहू। आपने बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ अब और मजाक नहीं करूँगी। मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाय पानी के लिए लाया गया था ना, तो अब सबको सिर्फ और चाय और पानी ही मिलेगा। अगली सुबह उठते ही 2 थर्मस भरकर दीपा चाय बनाकर टेबल पर रख देती है और साथ में एक बड़े से पतीले में पानी, जिसे देखकर गुस्से में संतोषी सभी को बुलाकर जमावड़ा लगा लेती है। ये देखिए आपकी बहू, अब सबके लिए चाय भी नहीं बनाना चाहती। एक साथ चाय बनाकर रख दी इसमें। और ये पानी, इस पानी में कौन नहाने वाला है? ये सब क्या है प्रिया? शादी के पहले ही मैंने कह दिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है, और उस वक्त आप लोगों ने भी कहा हम तो गिनकर 5 लोग हैं, काम ही कितना होता है हमारे यहाँ, बस चाय पानी का काम है। तो वो चाय पानी का काम मैंने कर दिया। ये रहा चाय, ये रहा पानी। ये सब क्या है बहू? बिल्कुल सही कह रही है बहू। भाभी, इसी तरह झूठ बोलकर आप लोग बहू को अपने घर ले आते हैं और फिर उस पर अत्याचार करते हैं। अगर आपको ऐसी ही बहू चाहिए थी जो घर का काम करे, तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। पर आपने तो बस चाय पानी की बात रखी, तो कानूनन गलती भी तो आप लोगों की है। अगर बहू यहाँ है तो चाय पानी मिल रहा है, वरना ये चली गई तो चाय भी बंद हो जाएगी। बोलिए, मंजूर है? अब सब करते भी क्या, चुपचाप दीपा की बात मान लेते हैं और बेकार में दीपा से एक्स्ट्रा काम करवाना बंद कर देते हैं। शर्मा निवास के बाहर खड़ा वर्मा जी का परिवार आपस में फुसफुसा रहा था। जाते ही लड़की की खूबसूरती देखकर उसके पैरों में मत पड़ जाना। तो याद रखना कि हमें तेरे लिए बीवी नहीं, अपने घर के लिए एक बहू चाहिए। घर से निकलकर यहाँ आने तक तुम ये बात 21वीं बार कह रही हो मम्मी। अरे बोल दिया ना भाई, नहीं गिरूंगा उसके पैरों पर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी लार टपक रही है लड़की से शादी करने के लिए। मम्मी, ये मत भूलो कि शादी करवाई जा रही है मेरी, मुझे करनी नहीं है। हाँ तो बस अंदर भी दिमाग में यही बात रखना कि तेरी शादी करवाई जा रही है। दरवाजे से अपने पति और बेटे के साथ सुषमा अंदर जाती है, जहां लड़की और परिवार वाले उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिराजी बिराजी। अरे नहीं जी, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। हमारा बेटा इतना होशियार है, 2 मिनट में एड्रेस ढूंढ लिया इसने फोन से निकाल के। तो बताइए सुरेश जी, क्या खातिर करूं मैं आपकी? अब तो हमें बस पानी पिला दीजिए। पानी क्यों? चाय नाश्ता 56 भोग सब खाइए आप तो। आज तो सब कुछ आप लोगों के पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। शिल्पा, जरा बाहर आना बेटा, चाय नाश्ता लेकर। कांपती हुई हाथों में चाय का ट्रे पकड़े शिल्पा रसोई से बाहर आती है। खाना आती ही सुषमा और सुरेश खाने पर टूट पड़ते हैं। गुलाब जामुन नहीं है क्या नैना जी? अभी मंगवा देती हूँ भाभी, 2 मिनट दीजिए। लगता है मन से तैयारी नहीं की आप लोगों ने। खैर, जब तक गुलाब जामुन आ रहे हैं, निखिल तुम जाकर शिल्पा से बातें तो कर लो। वो क्या है ना बहन जी, दोनों खुद बातें कर ले तो अच्छा है, वरना बाद में कहा जाता है मम्मी तुमने जबरदस्ती शादी कर दी और हमारे पर बात आ जाती है। शिल्पा और निखिल बालकनी में जाकर बातें करने लगते हैं, जहां निखिल शिल्पा से कहता है, मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरा घर संभाल ले शिल्पा जी। वो तो लड़की संभालेगी ही, पर आपकी उस लड़की से कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आपके साथ कैसी रहे कैसे नहीं? इन चीजों को सोचने के लिए मेरी माँ तो है ही शिल्पा जी।
मुझे तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को खुश रख सके, बस और कुछ नहीं। खास करके सभी के पेट का ख्याल रख सके। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इससे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। इसे बीवी नहीं, काम वाली चाहिए। मैं मम्मी को मना कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। और शिल्पा यही करती है। वो अपनी माँ को जाकर सारी बातें बता देती है, पर अपनी बेटी की साइड ना लेकर नैना लड़के वालों की ही साइड लेती है। तू ना ये पढ़ाई का बुखार छोड़ दे। शादी के बाद कोई लड़का बीवी को नहीं पढ़ाता। तू क्या सोच रही है, कोई राजकुमार आएगा क्या तेरे लिए जो ये गाना गाएगा? तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये ना पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में रोटी ही सबसे जरूरी होती है। शादी करके जाओ और अपना घर बसाओ। और शिल्पा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी निखिल से कर दी जाती है। बहू बनकर अपने सपनों का गला घोटकर शिल्पा अपने ससुराल में अपना मन लगाने की कोशिश करती है। ऐसे भी जीवन में तो कोई काम बचा नहीं है, तो खाना बनाकर इनका दिल ही खुश कर देती हूँ। शिल्पा छोले भटूरे बनाकर सभी को नाश्ते में परोसती है। खाना कैसा है निखिल जी? पहले मम्मी से पूछ लो। अरे मैं तो क्या बोलूं बेटा, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया कि नाश्ते में क्या बनेगा। इतना ज्यादा तेल है इन पूरियों में कि मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। पर मैंने पापा जी से पूछा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सास तो छोले भटूरे खाती है, इसलिए मैंने छोले भटूरे बनाए। उम्र देख रही है अपने ससुर की, है 60 के ऊपर के है, कहाँ याद रहता है इन्हें कुछ। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और इस बार गलती ना हो इसलिए शिल्पा सीधा अपनी सास के पास चली जाती है और उनसे खाने के बारे में पूछती है। तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे सारा राशन मैं ही हजम कर लेती हूँ। अरे तेरी ननद है, तेरा देवर है, तेरा पति है, उनसे पूछ। बच्चे जो कहेंगे मैं तो वही खा लूंगी, मुझे ये सब सोचना नहीं आता। जी मम्मी जी। शिल्पा सबसे पहले अब अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसे उसकी फरमाइश पूछती है। पुलाव और दाल तड़का, और तड़के में घी की स्मेल आनी चाहिए, ऐसी कि मजा आ जाए। हाँ। शिल्पा अपनी ननद की बात एक नोटपैड में लिख लेती है और फिर जाती है अपने देवर के पास। तड़का और राइस तो बन ही रहा है, अब दम आलू बना लो भाभी और रोटियां सेक लेना, बस हो जाएगा। और तुम्हारे भैया, उनसे कैसे पूछूं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। हो तो ऑफिस में कभी फोन उठाते ही नहीं। यही बना दो भाभी, इसी में भैया खुश हो जाएंगे। और दोपहर से ही शिल्पा रात के डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। सभी की बताए डिशेस का एक मेनू तैयार करके बिल्कुल वैसा ही खाना शिल्पा बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है, जिसे सभी चाव से खाने लगते हैं। सभी की आंखों में चमक देखकर शिल्पा बस खुश हो ही रही थी कि उसका ससुर कहता है, इतना सब कुछ किया है, बहू तो गुलाब जामुन भी रख देते हैं। तो काम तो अच्छा करती है, पर काम करने के बाद ना सब किए कराए पर पानी फेर देती है। मैंने तुझे कहा था ना बहू कि बच्चों की पसंद का खाना बना लेना, और तूने वही किया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खुद का दिमाग भी नहीं चलाएगी। मतलब मैं जो कहूंगी बस उतना ही करेगी तू। सॉरी मम्मी जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। और नोट पैड पर शिल्पा ये मेंशन कर देती है कि खाने के बाद गुलाब जामुन कंपलसरी है। अगले दिन सुबह सुबह सुषमा अपनी बहू से रसोई में आकर कहती है, देख बहू, रोज तू हमें जो भी सुखाबासी देती है खाना हम खा लेते हैं, पर आज ना मेरी सहेलियां आने वाली है, उनके सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। आप बता दीजिए ना मुझे क्या क्या बनाना है मम्मी जी। स्टार्टर्स चला देना, बेबी कॉर्न और पनीर चिली ड्राई। मेन कोर्स में राइस और पीली दाल, रोटी, 2 सब्जी और मीठे में हलवा। बस बहुत हो गया। पर इतना सब बनाने के बाद मुझे दोपहर का खाना बनाने का वक्त नहीं मिलेगा मम्मी जी। तो बाकी सब क्या खाएंगे, उनसे पूछ ले, हैं? मिला जुला करके परोस देना। शिल्पा इस बार कोई भूल नहीं करती और घर के एक एक मेंबर से मेनू डिस्कस करती है। हाँ भाभी, इतना काफी है, मैं तो यही खा लूंगी, मेरे लिए कुछ अलग से मत बनाना। मुझे भी चल जाएगा भाभी। पापा जी, आपके लिए कुछ स्पेशल? अरे नहीं बहू, इतना कुछ बना रही है तो मैं वही खा लूंगा। सभी से कंफर्मेशन लेने के बाद शिल्पा पूरा खाना 4 घंटे लगाकर तैयार करती है और जैसे ही सुषमा की सहेलियां आती हैं, शिल्पा स्टार्टर सर्व करना शुरू करती है। ये बाहर से मंगवाया क्या बहू? नहीं आंटी जी, ये सब तो मैंने घर पर बनाया है, पर सुनकर अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। अरे जा, बाकी घर के मेंबर को भी सर्व कर दे। स्टार्टर तो सभी को पसंद आता है,
जिससे शिल्पा बड़ी खुश होती है। पर अब बारी थी मेन कोर्स की। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां खाने को देखते ही सूरज खाने की प्लेट छोड़कर उठ जाता है। ये क्या बात हुई देवर जी? ये क्या है भाभी? मुझे नूडल्स खाने का मन था। पर मैंने आपको बताया था कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ, तब तो आपने हामी भरी थी। वो 4 घंटे पहले की बात थी भाभी। यहाँ 1 मिनट में लोग मर जाते हैं, घंटे भर में शादियां टूट जाती है और लोग किसी और के प्यार तक में पड़ जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि 4 घंटे पहले डिसाइड हुआ मेनू मुझे अभी भी राज आएगा? बात तो सूरज ठीक कह रहा है, एक बार और कंफर्म कर लेती बहू। नहीं सुषमा जी, आपको नहीं लगता ये दाल काली दाल होती तो सही रहता? अरे ध्यान रखा कर बहू। ये लोग अच्छा खाना खाने के लायक ही नहीं है। बस अब बहुत हुआ। अगली सुबह उठते ही रोज की तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश शिल्पा को सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसे एक वेटर की तरह शिल्पा लिखती जाती है। पर किचन में जाकर न शिल्पा कढ़ाई चढ़ाती है न सब्जियां काटती है। बड़ी देर कर दी बहू, और कितनी देर? रसोई से शिल्पा हाथ में एक बॉल लेकर आती है और उसे सभी के बीच में रख देती है। इसमें है आप सभी की फरमाइश। इस छोटे से बाउल में? अरे क्या मजाक कर रही हो शिल्पा तुम? अरे आप एक बार ढक्कन तो हटाइए। निखिल जैसे ही बॉल का ढक्कन हटाता है तो देखता है कि अंदर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। ये तो किसी कीर्तन में 56 भोग के लिए आमंत्रण पत्र है। बिल्कुल सही समझे आप। निखिल जी, मैं दुनिया भर की कितनी भी डिशेस बना दूं, आप लोगों का मन नहीं भरता। मुझे पता है आप लोगों को मन की शांति अब 56 भोग ही दे सकती है, इसलिए आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अरे पर उस 56 भोग में नूडल्स होंगे क्या मम्मी? वही तो, आप लोगों का पेट तो 56 भूख से भी ना भरे। एक काम करो ना प्रिया, जाकर ये पता कर लो कि आसपास कहीं भोज का खाना, शादी ब्याह की पार्टी या कहीं भी गरीबों के लिए खाना वितरण हो रहा है क्या। इतनी सारी जगह पर जा जाकर शायद तुम लोगों का मन भर जाए, क्योंकि अब से इस घर में मैं खाना नहीं बनाने वाली। 2 दिन तो सभी बड़ी ऐठ में बैठे रहते हैं, पर 2 दिन बीतते ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक शिल्पा ही तो है जो उनकी इतनी खातिर करती है, वरना रेस्टोरेंट में खाना यानी एक दिन के खाने में 1/4 कमाई गंवा देना। शिल्पा, जो समझ में आए बना लो, हम खा लेंगे। आ गए ना होश ठिकाने। सुच्ची सहेली से कहती है, सारा दिन बैठी रहती है, न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों इनका हाथ पैर घर के काम के लिए ही नहीं चलता। इनकी बेटी की सास तो सारा दिन लगी रहती है, घर का सारा काम करती है, उनके बच्चे देखती है, पढ़ाती है और न जाने क्या क्या करती है। अरे होती है कुछ औरतें, बस इंतजार करती रहती है कि कब बहू आए और कब बिस्तरा पकड़ो। वैसे तेरे ससुर क्या करते रहते हैं, उसी से काम कराया करना। अरे अब क्या बताऊं, सारा दिन अखबार ही पढ़ते हैं, न जाने कौन सी PhD पूरी नहीं हुई है जो पूरा करके मानेंगे। वहीं कमरे में बैठे सुची के ससुर, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे लगता है कि अब भगवान ही बुला ले। मन नहीं लगता, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, न खाने को कोई पूछता है न चाय को। पता नहीं कैसी बहू ले आया है समीर। सास जो मानसिक रूप से परेशान थी, रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं, निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे। अरे गांव चलकर रहेंगे, वहां तुम भी खुश रहोगी। अरे कम से कम सम्मान से तो जिएंगे। तभी सुच्ची की आवाज आती है, समीर चाय बना लो अपने मम्मी पापा के लिए, नौकरानी नहीं बनाएगी, उसके पास और भी काम है। चलो मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। सास किचन में जाती है तो वो 4 बर्तन है ना माँ जी, मांज लीजिएगा, और ये कल की चावल है, तल कर खा लेना दोनों। हाँ बहू, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन ये ताजे चावल बने तो हैं। वो मेरे लिए और इनके लिए हैं, नौकरानी को भी बासी चावल अच्छे नहीं लगते, आप वो खा लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी सास बेचारी क्या कहती, लेकिन ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों खा ले हम पुराने चावल, क्यों बासी खाना हम लोगों के लिए और ताजा तुम्हारे लिए हैं? ये बोल कर लाए थे क्या गांव से यहाँ? जब पैसों की जरूरत थी तब तो बड़ा पापा जी करती थी। अरे चुप हो जाइए, जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए, चलिए कमरे में। शाम को बेटा आता है तो बहू उस पर टूट पड़ती है, जितना करो तुम्हारे माँ बाप के लिए उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं,
अरे कमला को कह रहे हैं बासी चावल खाने को। पता है ना, नौकरानी चली गई तो कौन काम करेगा? अरे मेरे बस की नहीं है काम करना। अरे मैं खा लूंगा यार बासी चावल। ये क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं ये लोग। घर की शांति की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को दुख होता है। वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे कार से आती बेटी मिल जाती है। क्या बात है पापा, कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा वो मैं। बेटी को पिता के आंख के आंसू दिख जाते हैं। वो उन्हें कार में बिठाकर घर ले जाती है। रास्ते में पिता बेटी को सारी बात बता देते हैं। बेटी का मन तो करता है कि वो घर जाकर भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं। पिता वापस घर आ जाते हैं। उधर बेटी से रहा नहीं जाता और वो सास के साथ अपने मायके आ जाती है। अरे आइए आइए आंटी जी, भगवान सबको आपके जैसी सास दे। मैं तो कहती हूँ मिनी बड़ी भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी सास मिली। सुच्ची के सास ससुर भी आते हैं। बेटी की सास का सभी स्वागत करते हैं कि अरे वो मेरे घुटनों में दर्द था तो बहुत जिद करके ले आई। हाँ वो पता है ना मिन्नी को कि आप बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आप तो पूरा घर संभाल लेती हैं। ऐसी सास होना बहुत ही किस्मत की बात है। शुक्रिया बेटा। मिन्नी का तो मन करता है कि वो भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास के सामने वो कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझती। अरे मिन्नी, घर पर तो सास सारा काम करती है, कम से कम मायके में ही कुछ कर दिया कर। क्यों भाई, तुम लोगों के घर आए हैं और लड़की मायके में भी काम करेगी, ये तो ठीक नहीं है। बैठ मिन्नी बहू, मायके आई है तो भाभी चाय बनाएगी। जाओ सुच्ची चाय लेकर आओ। ओहो, सुच्ची को पहली बार किसी ने ऑर्डर दिया था। सुच्ची बड़बड़ करती किचन में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद देख रहे हैं आप लोग, आपकी बेटी जो ससुराल में कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है। उसकी सास भी उसकी बुराई नहीं करती, लेकिन आप जिनके लिए मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, हर जगह जा जाकर मेरी बुराई करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इतना ही डर है तो अच्छे से रहा करो ना। सुबह उठकर इस घर में कोई नहीं है जो एक कप चाय पूछे। सास खाना बनाए तो हम दोनों खा लेते हैं, नहीं तो रहते भूखे। नौकरानी सबका खाना बनाती है तो हम लोगों का क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो मेरे लिए है, मुझे आराम देने के लिए। आप लोगों से लड़ लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ससुर बेचारे क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, बेशर्मों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। न जाने क्या मोती दान किया था बेटी को, जो ऐसी सास मिली जो पूरा घर का काम करती है। यहाँ इन लोगों से तो हिला भी नहीं जाता। बहू बोले जा रही थी, सास चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है कि उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर जाती है। बस फिर क्या था, बहू उनको इतनी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। उन लोगों को अब बहू से डर लगने लगता है। फिर एक रोज मिन्नी कहती है, माँ पापा, बेटे का जन्मदिन है। वैसे तो मना नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के लोगों को बुलाया है, आप भी आइएगा। सुच्ची भी ननद के घर जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर, वाह आंटी जी, कितनी अच्छी सब्जी, रायता, सलाद, किसने बनाया है ये सब? मैंने सब्जी बनाई है, रायता मिन्नी ने। देखा सारा खाना सास ने बनाया है और एक आप हैं। सुच्ची सास को ताने देती है, जिसे मिन्नी की सास सुन लेती है। मिन्नी को तो मैंने साफ बोल दिया है, रोटी पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे भी मेरी बहू तो लाखों में एक है। मुझे कुछ भी होता है तो परेशान हो जाती है। सुबह की चाय से लेकर खाने पीने और घर में क्या खर्च होगा, किसे कहाँ खर्चा देना है, सारी इजाजत मुझसे ली जाती है। वैसे सुच्ची, मैं काम करती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत भी है। तो ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है, समझ रही हो ना? सुच्ची को अब समझ में आ जाता है कि उसकी मिन्नी की सास का इशारा किस और है। हाँ आंटी, ये तो हम लोगों के संस्कार है जो हमारे माता पिता ने दिए हैं, बड़ों की इज्जत और उनका सम्मान। सुच्ची, मुझे लगता है तुम्हें भी मिन्नी के घर रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। सुच्ची को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। शांति से खाना खाकर घर आ जाती है, पर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। सपना अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी और सपना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी।
जिस वजह से उसकी खुशी भी कुछ अधूरी अधूरी सी थी। अब सपना की सास कुसुम की भी सब्र का बांध टूटते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन आकर उसके कान भरने लगती है। अरे कुसुम बहन, तुम्हारा मन नहीं करता क्या अपने नाती पोते को खिलाने का? अरे अब बच्चा नहीं होगा तो कब होगा? अपनी बहू को बोलो बच्चे के बारे में सोचे थोड़ा। बहन, अब तो मेरी उम्मीद ही छूटती जा रही है। पहले तो बहू बोलती थी अभी हमें थोड़ा समय चाहिए। पता नहीं आजकल के बच्चों को और कितना समय चाहिए। बुरा मत मानना कुसुम बहन, पर सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी बहू को बहू समझा नहीं, बेटी की तरह सर पर चढ़ा लिया। बेटी हो या बहू, ज्यादा सर पर चढ़ाओगी तो नाचेगी ही। और मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू में ही कमी है, वरना और कितना टाइम चाहिए उसे। अरे 5 साल कोई कम नहीं होता। बाकी ये तो तुम्हारे घर का मामला है, हम तो बाहर वाले हैं, क्या ही बोल सकते हैं। इतना बोलकर कुसुम की पड़ोसन वहां से चली जाती है, पर वो कुसुम के घर में आग लगा देती है। अब कुसुम के भी दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि कमी उसकी बहू में ही है। अब क्या था, अब जो कुसुम अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, वही सास अपनी बहू को ताने देना शुरू कर देती है। बहू, तेरी माँ ने तेरी परवरिश बहुत अच्छी करी है, तभी तो पिछले 5 साल से तू मुझे बेवकूफ बनाती आ रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुझ में इतनी बड़ी कमी है, तूने अपनी कमी छुपाई मुझसे और मुझसे झूठ कहती रही कि अभी तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, जबकि तुम्हें बच्चा हो ही नहीं रहा। सच सच बताओ, तुम माँ नहीं बन सकती ना? सपना के पास कुसुम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। बेचारी सपना रोती हुई वहां से चली जाती है और रात में जब विक्रम घर आता है तो सपना उसे सारी बात बताती है। विक्रम, कमी मुझ में ही है। अब ये बात हम दोनों के सिवा माँ जी को भी पता चल गया है। आखिर और कब तक हम माँ जी से झूठ कहेंगे? सपना, हम ये सच्चाई पूरी दुनिया से तब तक छुपाएंगे जब तक हमसे बन पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम रोना बंद कर दो। पर विक्रम, अभी मुझे माँ बनना है, मुझे भी बच्चा चाहिए। मैं अब और लोगों के ताने नहीं सुन सकती। आखिर मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? सपना, हमारा भी बच्चा होगा, तुम रोना बंद करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? विक्रम सपना को दिलासा तो दे देता है, पर वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उनकी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं है, क्योंकि उनके लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख मिल नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर कुसुम के ताने भी बढ़ते जाते हैं। अब तो कुसुम विक्रम की दूसरी शादी करने की बात भी घर में छेड़ देती है। देख सपना बहू, मैंने तुझे बहुत समय दे दिया और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती, क्योंकि कमी तो तुझ में ही है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। कुसुम सपना से ये सारी बात बोल रही थी, तभी वहां विक्रम आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर आज पहली बार विक्रम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है। बस करो माँ, आपने ये क्या रट लगा रखी है? बहू, कमी तुझ में है? मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ हमें औलाद का सुख नहीं मिल रहा, पर यह नहीं है कि हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से मेरी दूसरी शादी करने की बात करने की? बस अब यही दिन देखने को रह गए थे। तू अपनी बीवी का ऐसा गुलाम हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। अरे जब मैंने तेरी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो ये मुझे मेरे पोते के सुख से वंचित क्यों रख रही है? पर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर आने वाले 6 महीने के अंदर बहू गर्भवती नहीं होती तो मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुसुम भी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब विक्रम और सपना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, जिसके बाद विक्रम सरोगसी की मदद लेने के बारे में सोचता है। सपना, तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और माँ को बच्चा भी चाहिए। ठीक है, अब हम सरोगसी का सहारा लेंगे, चाहे इसमें कितने ही पैसे क्यों ना लगे। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और माँ से ये खबर छुपा के रखनी होगी। अगर माँ को पता चला तो घर में एक नया बवाल उठ जाएगा। क्या सरोगसी? पर ये सब होगा कैसे? और अगर माँ को पता चल गया कि हमने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है तो वो टूट जाएंगी। सपना, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी में भी कमी थी, बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने भी सरोगसी की मदद ली थी। मैं उससे बात करूंगा, देखना हमारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। अब क्या था,
विक्रम सरोगेसी की मदद लेता है और सपना भी अपनी सास से सारा सच छुपा लेती है और वो दोनों किसी काम का बहाना देकर कुसुम से दूर हो जाते हैं, जहां वो सरोगेसी के लिए सबसे पहले एक औरत को ढूंढते हैं। विक्रम बाहर शहर जाकर सारा इंतजाम कर लेता है, पर उससे पहले सपना की मुलाकात हॉस्पिटल में उसकी दोस्त अंजलि से हो जाती है। अरे सपना, तू यहाँ कब आई और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तू इस अस्पताल में कोई खुशखबरी है क्या? नहीं अंजलि, भगवान चाहता ही नहीं कि मुझे ये खुशी मिले, तभी तो रोज हॉस्पिटल आती हूँ और निराश होकर चली जाती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताना। अंजलि, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कमी मुझ में है। और ये बात मेरी सास को पता चल गई। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उनका रवैया ही बदल गया। वो मुझे ताने देने लगी और अब बात इस हद तक बढ़ गई कि वो विक्रम जी की दूसरी शादी करवाना चाहती है। पर विक्रम जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं और इसीलिए हम दोनों ने सरोगेसी का फैसला लिया है। बस इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सरोगेसी? पर सपना, तुझे ये बात कब पता चली कि तुझ में कमी है? तू भी ना अंजलि, खुद माँ बनने वाली है और मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। अरे मेरी शादी को 5 साल हो गए पर अब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि कमी मुझ में है। सपना, तू किस दुनिया में है? जरूरी नहीं कि कमी औरतों में ही हो, क्या पता तेरे पति में कमी हो। बिना टेस्ट करवाए तो ये फैसला कैसे ले सकती है कि कमी तुझ में है? और सरोगेसी का तो इतना बड़ा डिसीजन ले रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपना और अपने पति का टेस्ट करवा और डॉक्टर से कंसल्ट कर। अंजलि के समझाने पर सपना इस बारे में विक्रम से बात करती है। विक्रम को भी सपना की बातें सही लगती है और वो अगले ही दिन अपना और सपना का टेस्ट करवाता है, जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि कमी सपना में नहीं बल्कि उसमें है। सपना, अच्छा हुआ जो मैंने अपना टेस्ट करवाया और मुझे पता चल गया कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। मेरी वजह से तुम्हें कितने ताने सुनने पड़े, कितनी जिल्लतें उठानी पड़ी, पर अब बस मैं घर में सबको बता दूंगा कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। फिर देखता हूँ माँ कैसे मेरी दूसरी शादी करवाती है और अब तुम्हें कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। विक्रम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जो ताने मैंने सुने हैं या जिस दौर से मैं गुजरी हूँ मैं वो तुम्हें झेलने भी दूंगी? जब सबको यही लगता था कि कमी मुझ में है तब सब मुझे ताने देते थे और तुमसे दूर करने पर तुले थे, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये कमी मैं सबको बताऊंगी या तुम्हें बताने दूंगी और इस समय में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? पर सपना, सच तो यही है ना कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और माँ को ये बात बताना जरूरी है। विक्रम, जैसे आपने मेरी कमी माँ जी से छुपाई और मेरा साथ दिया, वैसे अब मेरी बारी है कि मैं आपकी इस कमी के बारे में माँ जी को कुछ ना बताऊं और आपका साथ दूं। हमने जो डिसाइड किया है वही सही है, हमारा प्लान वैसे ही चलेगा। हम माँ जी को कुछ नहीं बताएंगे और डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज कराएंगे ताकि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब सपना और विक्रम को ये पता चलता है कि विक्रम कभी बाप नहीं बन सकता, कमी उसी में है, तो सपना विक्रम का साथ देती है और डॉक्टर से मुलाकात करती है। काफ़ी दवाई और डॉक्टर की सलाह से आखिरकार वो दिन आता है जब सपना प्रेग्नेंट होती है और सपना ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास को देती है। माँ जी, मैं और विक्रम जी कल ही घर वापस आ रहे हैं, पर अब आपको मेरा ख्याल रखना होगा। तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे तू गर्भवती है। मैं भी कौन सी बात लेकर बैठ गई, उस औरत से कह रही हूँ जो कभी माँ ही नहीं बन सकती। माँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है तो फिर तो आप मेरी देखभाल करेंगी ना? क्या? ये खुशखबरी सुनकर मानो जैसे कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे झूम उठती है और अपनी बहू से कहती है, अगर ये सच है बहू तो मैं तेरे गुलाम बनने के लिए भी राजी हूँ। अब तो तू बस जल्दी से आ जा। ये खबर सुनने के बाद कुसुम की सारी नाराजगी भी खत्म हो जाती है और एक छोटी सी खबर और डॉक्टर की सहायता से सपना की जिंदगी में जो उदासी छाई थी वो खत्म हो जाती है और बहुत जल्द उनके घर में भी नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज उठती है। कौशल्या और मिहिर की शादी को काफी समय हो गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनका एक बेटा भी है, कबीर। लेकिन कुछ समय से कौशल्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और वो वक्त से पहले ही चल बसी। मिहिर ने नैना से शादी कर ली। नैना, ये हमारा बेटा है कबीर, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता मत करो, आज से कबीर मेरी जिम्मेदारी है। नैना ने कबीर को अपने बेटे के रूप में अपना लिया और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी।
कुछ दिनों बाद मिहिर भी चल बसा। अब कबीर की सारी जिम्मेदारी नैना के कंधों पर आ गई। उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया। माँ, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। आज से आपके सारे काम बंद, अब आप सिर्फ आराम करोगी। अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कबीर ने कुछ दिनों बाद सिमरन नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में सिमरन अपने रंग दिखाने लगी। माँ, जब से मेरी शादी हुई है आपने तो घर का सारा काम त्याग ही दिया है। हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो, ये नहीं कि घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। अरे बताओ बहू, क्या काम है, अभी कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो आज का खाना आप बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, खाना बनाने के बाद घर की साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से कर लेना। और हाँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो आप बाज़ार जाकर उनके लिए कुछ ले आना। ठीक है बहू, जो भी मंगवाना है उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। सिमरन की बात सुनकर नैना खाना बनाने में लग गई। अब इसी तरह से सिमरन ने रोज़ ऐसे ही अपनी सास से काम करवाना शुरू कर दिया। अब नैना अकेले ही सारे घर का काम करने लगी। कुछ समय बाद सिमरन ने एक बेटे को जन्म दिया। कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल मेरे कबीर पर गया है। इसका नाम सिद्धार्थ रखेंगे। नैना सिद्धार्थ को बहुत प्यार करती है और उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती। सिद्धार्थ अब स्कूल जाने लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ बिताने लगा, लेकिन ये बात सिमरन को पसंद नहीं थी। वो सोचने लगी, आखिर कैसे इस बुढ़िया को अपने पति और बेटे की ज़िंदगी से दूर करूं। पहले तो इसने मेरे पति को ही अपने वश में कर रखा था, अब मेरे बेटे पर भी इसने अपना जादू चला दिया। अब धीरे धीरे सिमरन ने अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो नैना से काम भी करवाती और उसे ताने भी सुनाती। एक दिन नैना चाय बना रही थी कि तभी उसमें उबाल आया और चाय बर्तन से निकल गई। ये सब देखकर सिमरन ने अपनी सास को सुनाना शुरू कर दिया। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? आपसे एक करने को बोलो तो आप 10 काम बिगाड़ती हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आपसे पीछा छूटेगा। जौंक की तरह चिपट गई हो आप इस घर से। सिमरन इसी तरह से बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर चली गई कि तभी वहां पर कबीर आ गया। अपनी बीवी को इस तरह गुस्से में देखकर कबीर ने पूछा, क्या हुआ सिमरन, आज क्या नई बात हो गई? इतने गुस्से में क्यों हो? देखो, आज मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, आप अपनी माँ या मुझ में से किसी एक को चुन लो। या तो अपनी माँ को घर से निकाल दो, या फिर मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। सिमरन, तुम्हें माँ से क्या परेशानी है? मैं उन्हें कहाँ छोड़ कर आऊँ, तुम ही बताओ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। पता नहीं क्यों आप इनकी इतनी फिक्र करते हो। अरे कौन सी ये आपकी सगी माँ है? सौतेली माँ है ये आपकी, समझे? सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। आपको दिखाई नहीं देता क्या किस तरह से धीरे धीरे ये हमारे बेटे को हमसे अलग कर रही है? तुम ठीक कह रही हो सिमरन। मैं माँ को किसी तीर्थ स्थल भेज देता हूँ जहाँ वो आराम से रहे और आजीवन प्रभु की सेवा में लगे रहे। कबीर का दिल अपनी बीवी की बातें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग ने सिमरन की बात सुनी और उसने अपनी माँ को खुद से अलग करने का फैसला कर लिया। ये बात जब सिद्धार्थ को पता चली तो वो दुखी रहने लगा। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने उससे कहा, सिद्धार्थ, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, खेलने भी नहीं आते। मनीष, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को घर से निकालने वाले हैं। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने ही पाला है मुझे। मेरी माँ उनसे सारे घर का काम करवाती है और कोई गलती हो जाती है तो डांटने लगती है। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मेरी माँ सौतेली बहू है, शायद इसीलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन मेरी दादी ने तो हमें कभी भी सौतेला नहीं समझा। सिद्धार्थ, तेरे मम्मी पापा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुझे याद है हमने अपने स्कूल में एक हॉरर प्ले किया था? वैसा ही एक प्ले हम तेरे घर पर करते हैं और भूत का कैरेक्टर करेंगे तेरे दादाजी। मैं अपने बाकी दोस्तों को सारे नाटक के बारे में समझा दूंगा। बस रात को तू अपने घर का दरवाज़ा चुपके से खोल देना। सिद्धार्थ और मनीष ने सारी प्लानिंग कर ली।
लेकिन जैसे ही रात हुई तो जोरों की बारिश के साथ आंधी तूफान आना शुरू हो गया। मनीष सोचने लगा, लगता है आज कोई दोस्त घर पर नहीं आएंगे। इतनी जोर से बारिश हो रही है, मैं सोने चला जाता हूँ। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सबकी लाइट आ रही थी, बस उसी के घर की लाइट गई हुई थी। अचानक से सिद्धार्थ को अपने माँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, हमें कोई है, कोई तो हमारी मदद करो। सिद्धार्थ ने अपने माँ पापा के कमरे में जाकर देखा तो वो हैरान हो गया। खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। उसके मम्मी पापा जिस बेड पर बैठे थे वो बेड हवा में झूल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तूफान घर के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर आया हुआ हो। तभी तेज़ रोशनी के साथ एक आदमी और औरत वहाँ गए। दोनों दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर कबीर डर से कांपते हुए बोला, पापा माँ, आप दोनों तो मर चुके हो, फिर यहाँ कैसे? हम तुझे और तेरी बीवी को जान से मारने आए हैं। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा बेटा बिगाड़ दिया, उसे अपनी तरह स्वार्थी बना दिया। इसके बाद भी तू पूछ रही है कि तूने क्या किया? कबीर, तू मेरी नैना को घर से निकालना चाहता है, यही बदला चुकाएगा तो उसके एहसानों का। तू और तेरे जैसे पापियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। चल हमारे साथ। देखिए, आप दोनों को तो मैं जानती तक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर आपको लेकर ही जाना है तो अपने बेटे को लेकर चले जाओ। देखा नालायक, देख तू अपनी इस धोखेबाज बीवी के लिए उस नेक औरत को छोड़ रहा है जिसने तुझे अपने सगे बेटे की तरफ पाला। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तेरी वजह से उसने शादी नहीं की। जब तुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने तुझे नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब उसे तेरी ज़रूरत है तो तू अपनी बीवी के कहने पर उसे छोड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं सिमरन की बातों में आ गया। मैं अभी माँ से माफ़ी मांग लेता हूँ। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी अपनी सास को परेशान नहीं करूँगी। कबीर और सिमरन उसी समय नैना से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुत खुश था कि आखिरकार उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा और मनीष के लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद कर उसके पास गया और उसे थैंक यू कहने लगा। मनीष, थैंक्स यार, क्या एक्टिंग की तूने। मेरे मम्मी पापा तो अभी भी डरे हुए बैठे हैं। लेकिन ये बता, तूने लास्ट टाइम में प्लान क्यों चेंज किया? हमने तो सिर्फ दादाजी के भूत को बुलाने की बात की थी, तूने तो दादी जी के भूत को भी बुला लिया। मुझे तो लगा था कि इतनी बारिश में तू आएगा भी नहीं। मैंने तो अपने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। तू और तेरे दोस्त अंदर कैसे आए? क्या बात कर रहा है सिद्धार्थ? हम तो तेरे घर पर गए ही नहीं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो मैं आया ही नहीं। ना किसी और दोस्त को इस बारे में कुछ पता है। आज ही बुलाया है मैंने सभी को। सिद्धार्थ मनीष की बात सुनकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि रात को उसके घर में हुआ क्या था। वो सब सच था या सपना? लेकिन कुछ भी हो, उसके माँ बाप तो सुधर गए